हम लाइव हैं क्या? हाँ, बता दिया करो यार। अभी सुबह क्या हुआ, हम सर खुजा रहे थे वो लाइव कर दिए थे। ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूँ और आप देख रहे हैं केजीएस का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। और ये कार्यक्रम है विज्ञान एनसीईआरटी का, और हम लगातार विज्ञान की एनसीईआरटी के सूक्ष्म अवलोकन और उसके समृद्ध अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप एनसीईआरटी को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के चश्मे से पढ़ें। आपके आंख में जो चश्मा लगा हो, यानी कि वो वाला चश्मा ना लगा हो, ये वाला चश्मा, उसमें हमेशा आप ये देखें, सर कुछ लेट हो गया है। भाई यार देखो, 2-4 मिनट के लिए हल्ला मत बोया करो, है ना, हो जाता है इस तरह से। सो क्लास करने में, सेट करने में कई बार इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो चश्मा है हमारा, वो यूपीएससी का है, और हम बातचीत कर रहे हैं कि आ, मुख्य तौर पर कि भाई एनसीईआरटी को कैसे शानदार तरीके से पढ़ा जाए। और आज हमारे इस टॉपिक का अंतिम दिन है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, कब मित्र और कब शत्रु, यानी कि कब ये हमारे लिए अच्छे हैं और कब ये हमारे लिए बुरे हैं। कल की क्लास में हमने कई ऐसी बातें समझी और जानी कि ये सूक्ष्म जीव कैसी स्थिति में हमारे लिए बेहतरीन है और कैसी स्थिति में हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यानी कि बुरे हैं। और इन दोनों पहलुओं को हमने एक डिज़ाइन में मॉडिफाई किया था। डिज़ाइन कुछ ऐसी थी कि अगर ये फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के जरिए हम मुख्य तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि दवाओं का निर्माण करें, और कॉमर्शियल वाइन प्रोडक्शन की बातचीत कर रहे हैं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क की बात कर रहे हैं। ये किन की वजह से हो पा रहा है? सूक्ष्म जीवों की वजह से हो पा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द विनेगर की बात करें, यानी कि सिरके के निर्माण की बात करें, तो ये भी सूक्ष्म जीवों की वजह से हो पा रहा है। तीसरी बड़ी बात, डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के विकास और उसके निर्माण में हम बातचीत कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, यानी कि जो वैक्सीन है उनके निर्माण में भी हम बातचीत कर रहे हैं। और इंक्रीज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द ट्रेश ट्री एंड प्लांट, यानी कि जो ट्री और प्लांट है उनकी फर्टिलिटी में या उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी सूक्ष्म जीवों की एक अच्छी खासी जो योगदान की व्यवस्था है वो मौजूद है। लेकिन अब हम आज की क्लास में ये नजर डालेंगे कि आखिर सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं, कौन सी स्थितियों में हमें ये बीमार करते हैं, और बीमार करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको लेकर के एनसीईआरटी काफ़ी सजग है और सतर्क तरीके से आपको बताना चाह रही है। यानी कि हम बातचीत करेंगे फैक्टर कैजिंग सीरियस इलनेस के बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में, रोटिंग फूड के बारे में, मेकिंग प्लांट एंड एनिमल सिक के बारे में, यानी कि कई ऐसे तरीके हैं जिनसे ये हमें परेशान करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल हम इस तरह बात कर रहे थे कि ये हमारे लिए शानदार व्यवस्था बनाते हैं, यानी कि ये हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति में है कि खाना खाने कितने दिन बाद पानी पीना चाहिए? खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, दिन बाद नहीं, है ना। चलिए, वॉइस का प्रॉब्लम इसमें क्लास में हमेशा बना ही रहता है क्या? एक बार देखा करिए, सही हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। और कल हमने इन सभी बातों से बढ़ करके आज हम सीधे कहाँ पहुंच गए हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ पहुंच गए हैं। लिखिएगा हेडिंग, लिखिएगा हानिकारक सूक्ष्म जीव। लिखिएगा हेडिंग, हानिकारक सूक्ष्म जीव। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। लिखिएगा हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, नजर डालेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं, यानी कि वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। तो देखा जाए, लिखा है कि पैथोजन एंटर आवर बॉडी बाय द एयर।
पैथोजन का मतलब होता है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करें, उनको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? उन्हें हम पैथोजन के तौर पर कहते हैं। हिंदी में एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक कहेंगे। एंटर आवर बॉडी बाय द एयर बी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं उसके जरिए ये हमारे शरीर में एंटर करते हैं। वाटर बी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं इसके जरिए ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और द फूड बी कंज्यूम, जो भोजन हम कर रहे होते हैं इसके जरिए भी हमारी बॉडी में सूक्ष्म जीव या हानिकारक जीव प्रवेश कर रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, लिखिएगा, लिखिए हानिकारक जीव या पैथोजन, लिखिएगा हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव या पैथोजन, हानिकारक सूक्ष्म जीव, और इसको हमने नाम दिया है पैथोजन। तो जो हिंदी के छात्र हैं उनको भी मेरी यही सलाह है कि थोड़ी बहुत बात अंग्रेजी की समझें, उनके बारे में जानें, क्योंकि विज्ञान बिना अंग्रेजी के उतना बेहतर समझ में नहीं आता। तो विज्ञान को हमें अंग्रेजी भाषा में जानने की बेहद आवश्यकता है ना। तो हानिकारक सूक्ष्मजीव या पैथोजन, लिखिएगा हमारी शरीर में कई प्रकार से प्रवेश करते हैं, कई प्रकार से प्रवेश करते हैं, कई प्रकार से प्रवेश करते हैं। और कैसा कैसा प्रकार है, लिखिएगा वो प्रकार ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा के द्वारा, लिखिएगा श्वसन के दौरान हवा के द्वारा, श्वसन के दौरान हवा के द्वारा, ठीक है ना, श्वसन के दौरान हवा के द्वारा पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि भोजन के द्वारा, यानी कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो। और तीसरा तरीका है कि जब हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीने के दौरान, ऐसी स्थितियों में इन्हीं में ये मौजूद होते हैं। जैसे मान के चलिए कि भाई दूषित भोजन है और हम भोजन कर लिए, और हाँ हाथ और मुख में जीवाणु तो रहते ही होंगे, सीधी सी बात है, खाते समय हाथ और मुंह हमारे मुंह में संपर्क में तो आता ही आता है। तो वहां से आगे सांस ले रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा इलाका है, मान के चलो कि आपने मास्क नहीं लगाया, खुला हुआ नाक है, आप चले गए कुछ ऐसे एरिया में जहां पर मान के चलो कि सूक्ष्म जीव ज्यादा हैं, लोग छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हवाओं के जरिए प्रवेश कर जाएंगे। आप दूषित पानी पी रहे हैं, है ना, कई बार इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है पीलिया, जिसे हम जॉइंडिस कहते हैं। आमतौर पर बच्चे जब शहरों की तरफ आते हैं तो दूषित पानी पी लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमें पीलिया या जॉइंडिस की संभावना दिखाई दे जाती है। तो कहने का आशा है कि किसी भी तरीके से ये सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और इन्हें हम पैथोजन कहते हैं। लिखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि दे कैन आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल। अब सोचो, दूसरा जो तरीका ये है कि मान के चलो ये रमेश है और रमेश अभी बीमार है। आजकल रमेश क्या चल रहा है, आजकल रमेश को फ्लू हो गया। क्या हो गया है, रमेश को फ्लू हो गया है। और जैसे ही रमेश के संपर्क में कोई आया है ना, तत्काल वो भी क्या हो जाएगा, संपर्क में आते ही फ्लू हो जाएगा। इसको भी आपको याद होगा, कोरोना में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे कि कम से कम बहुत थोड़ा दूरी बना के रखिए, है ना। तो उस सोशल डिस्टेंसिंग का जो रीजन था वो यही था कि हम डायरेक्ट किसी भी रोगी के संपर्क में ना आए। तो अगला जो सर ज्वाइंट कैसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, ज्वाइंटिस बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम पीलिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में सीधे आएंगे, है ना, किसी बीमार व्यक्ति अथवा पशु जानवर, बीमार व्यक्ति अथवा जानवर के सीधे संपर्क में आने पर, अथवा जानवर के सीधे संपर्क में आने पर, जानवर के सीधे संपर्क में आने पर भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा तरीका है कि आने पर सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम पैथोजन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पैथोजन शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, पैथोजन शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर ये प्रवेश कर गए तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि हम बीमार हो जाते हैं, है ना। यही सबसे बड़ी कहानी है। अगला है कि कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पर एक बड़ा शानदार शब्द लिखा है, कम्युनिकेबल डिजीज आर माइक्रोबियल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस हानिकारक भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो लैक्टोबैसिलस है ये न केवल दही में बल्कि
अक्सर जैसे वजाइना है, फीमेल की वजाइना, वहाँ लैक्टोबैसिलस होते हैं। कई बार यहाँ इन दोनों के बगल में लैक्टोबैसिलस उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा लैक्टोबैसिलस की स्थिति उत्पन्न हुई तो ये हानिकारक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए एक लिमिटेड वे में ही बेहतर है। कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह वर्जने योग्य होती है, वो चाहे बेहतर ही चीजें क्यों ना हो, है ना। चाहे वो ज्यादा, कहते हैं अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप, तो अति की भली कुछ भी अच्छी बात नहीं है। तो ये बात हमें समझनी है कि कोई भी चीज ज्यादा हुई तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज आर माइक्रोबियल डिजीज एंड दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन बाई एयर। यही वही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि एक जो बीमार व्यक्ति है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से और भौतिक तौर पे उसे छूने से, तो ये कहने का आशय है। अगला तीसरी बात अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात जो हिंदी में कह रहे हैं, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में नोट करेंगे, और जो अंग्रेजी भाषाओं का इस्तेमाल करें वो अंग्रेजी में लिखेंगे, है ना। तो अब तीसरी बात लिखिएगा, लिखिए संचारी रोग। संचारी रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। और इनके फैलने के तरीके क्या है, लिखिएगा हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा, और साथ ही साथ संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर, व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर ये फैल जाते हैं। तो 3-4 रीजन है कि अगर आप दूषित हवा या दूषित भोजन या दूषित जल ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ये सूक्ष्म जीव परेशान करेंगे। या चौथा तरीका ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो पहले से बीमार है, तो ऐसी स्थिति में अब आपकी बॉडी में ये सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग। क्या बोलेंगे, संचारी रोग, या अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज के तौर पर जानते हैं। तो ये कम्युनिकेबल का मतलब ही है कि कम्युनिकेट होते रहना एक स्थान से दूसरे स्थान। इस तरह से जैसे एक हमें हुआ, हमने छींक दिया आछी तो अगले को हो गया, उसने छींका आछी तो अगले को हो गया। तो हमने क्या कहा, कम्युनिकेबल डिजीज। एक और डिजीज होता है जो आगे चल के मिलेगा, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं, जो छूने से, पानी से, खाने से, संपर्क में आने से ना हो। जैसे अब किसी को मान के चलो हार्ट की बीमारी है, अब हार्ट की बीमारी वाला व्यक्ति अगर आपके बगल बैठ के छींक रहा है तो आप पर उसका कोई असर नहीं हो। क्यों, क्योंकि हार्ट डिजीज इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि गैर संचारी है। हार्ट की समस्या हो गई। हाँ, संचारी रोग वो रोग होते हैं जो पानी से, हवा से और भोजन से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से फैल जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान देना, जो गैर संचारी रोग हैं उनको भी समझिएगा। जो गैर संचारी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये कौन कौन से हैं, तो ये मान के चलो कि संपर्क में आने से, यानी कि आप मान के चलना हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अथवा भोजन साथ कर लेने से, है ना, या संपर्क में आने पर नहीं फैलते। संपर्क में आने से नहीं फैलते, है ना, संपर्क में आने से नहीं फैलते, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गैर संचारी रोग, ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको बताया, अब किसी को मोटापा हो गया है। अब मोटे व्यक्ति के बगल आप चाहे जितना बैठ लो, आप जब उठोगे तो मोटे नहीं रहोगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर रमेश बिल्कुल दुबले पतले हैं और ये हैं रमेश के गांव के बगल के एक इंसान, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये जो मोटापा है इनके बगल के दोस्त की, ये मोटापा कभी भी रमेश के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। रीजन कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। ये भोजन से या इनके साथ खाना खाने से, इनके संपर्क में आने से कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है ना। इसके अलावा मान के चलो कि हृदय की संबंधित बीमारियां हैं, हृदय रोग है, ये भी क्या है, गैर यानी कि गैर संचारी बीमारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मधुमेह की समस्या है, मधुमेह
तो ये भी क्या है, गैर संचारी है ना। तो ये आज के दौर में जैसे कैंसर है, तो कैंसर सामान्य रूप में गैर संचारी है ना, जिसको हुआ है उसी को होगा, है ना। तो ऐसी बीमारियां वाकई में गैर संचारी हैं, इनकी जिसे हुई हैं वही हैं, बस इनमें समस्या क्या है, ये बहुत दीर्घकालिक हैं। कैसी हैं, बहुत ज्यादा दीर्घकालिक हैं, जिसको हो गया लॉन्ग टर्म की बीमारी है। कैसी हैं ये एक प्रकार की लॉन्ग टर्म की बीमारी होती हैं। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये बहुत छोटी बीमारी है। कैसी हैं, बहुत कम दिन की, यानी कि इनका जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म है। कैसा है, शॉर्ट टर्म की बीमारी है। ये मोटा मोटा 10-12 दिन या 2 सप्ताह इस तरह की बीमारियां ही होती हैं। सर्दी पकड़ेगा, व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2 दिन 3 दिन बीत जाए, मामला हमारा ठीक हो जाए। लेकिन अब सोचो कि जिसको मधुमेह पकड़ लिया, उसका तो पूरे जीवन पे पकड़ लिया है ना, उसका तो जीवन ही पकड़ लिया, सीधी सी बात है ना। तो जीवन खराब हो जाएगा किससे, गैर संचारी से। भारत में इस समय 100 बीमारी में से 60 बीमारी गैर संचारी हैं और 40 बीमारी संचारी हैं। सोचो 100 बीमारी अगर किसी को हो रही है भारत में, तो अब जैसे एड्स है, एड्स एक संचारी रोग है ना, लेकिन उसके संचरण की, हाँ टीबी भी संचारी में आएगा। यहाँ तो लिखा है ना, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो संचारी में आएगा। छींक दिया किसी ने, तो अभी हम आगे चर्चा करते हैं इन चीजों की। यहाँ तक बिंदु हो गए, आइए नोट करते हैं। अब घर जाना तो थोड़ा बातचीत भी करना है ना, अपने पढ़ना थोड़ा और सोचना कौन से संचारी और कौन से गैर संचारी। देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कौन से संचारी और कौन से गैर संचारी, इनको आइए एक बार देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसे पढ़िएगा, लिखा है संचारी में कॉमन कोल्ड क्या है, सामान्य खांसी, छींक या चिकन पॉक्स। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ये एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज के। किसके एग्जाम्पल हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। तो इसे अपनी कॉपी में जो एनसीईआरटी कह रही उनके उदाहरण लिखेगा, है ना। 3 उदाहरण कह रही है, कौन कौन सा, सामान्य फ्लू, क्या करिए एनसीईआरटी कि जो सामान्य फ्लू होता है वो, दूसरा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स की बीमारी, और तीसरा कौन सी है, तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम क्या मानते हैं कि अगर इनके इर्द गिर्द कोई गया तो ये संचरित करेंगी। अब देखो, अब इसी में से जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये तुलनात्मक रूप में ज्यादा दीर्घकालिक हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसे टीबी कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी शरीर का वजन कम होने लगता है और खांसी और बुखार बना होता है। टीबी से व्यक्ति मर जाता है। भारत 2025 तक टीबी से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है। हर एक जिला अस्पताल में टीबी के इस अलग अलग अस्पताल खोले गए हैं और भारत में टीबी के प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है ना। गरीबों तक पहुंचने वाली बीमारी है। अक्सर अशिक्षा, भुखमरी और गरीबी के कारण टीबी का तेज प्रसार होता है, क्योंकि खान पान में मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, आइए पढ़ा जाए। तो ये सारी बातें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रही। आइए इनको और ज्यादा आगे की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है, टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, डिस्टेंस मस्ट बी kept from the infected individual. Some insects and animal act as the carrier of the disease causing the microorganism. इनका ऐसा मानना है कि जैसे ये अगली बात लिखेगा कि प्रिवेंट करना और इनके फैलाव, लिखेगा संचारी रोगों से, लिखेगा अगली हिंदी, संचारी रोगों से बचाव व इनके फैलाव को कम करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी बहुत आवश्यक है। क्या, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी, लिखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी। आपको याद होगा ना, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, ऐसा एक नारा आया था ड्यूरिंग कोविड-19, है ना। कोरोना के दौरान या कोविड-19 के दौरान ये एक नारा आया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए। कितनी दूरी, तो 2 गज दूरी की बात कही गई। इतना 2 गज दूरी, और मास्क है जरूरी, है ना, मास्क है जरूरी। मोदी जी ने ऐसा कहा कि भाई हमें ये बचना है, तो हमें ये बना के रखना होगा कि हम एक दूसरे से कम 2 गज दूरी रखें
और दूसरी बड़ी बात कि हम मास्क लगाएं। और ऐसी स्थितियों सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कलर ब्लाइंडनेस वाले बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, अलग अलग पदों के लिए है ना। आपको कुछ पद नहीं मिलेंगे, बाकी ढेर सारे पद मिलेंगे। तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो उत्तर था कि हम प्रिवेंट करें और स्प्रेड करने से उसे रोकें। इनका एक और बात कहना है कि बहुत सारे जो कीड़े हैं और बहुत सारे जानवर हैं, ये एक कैरियर का काम करते हैं, यानी कि वाहक का कार्य करते हैं। किसका? इन बीमारियों के फैलने को लेकर के, जो कि सूक्ष्म जीव आधारित हैं। जैसे अपने घर की जो घरेलू मक्खी है ना, हाउस फ्लाई, अब ये भिन भिन करती हुई क्या होती है? भिन भिन करती हुई कहीं गई, किसी मल पर बैठ गई और वहां से ऐसे ऐसे उड़ती उड़ती आई। मान के चलो कि रमेश भोजन करने बैठे थे अपनी थाली लेकर के, इधर चावल दाल, और यहाँ पर कोई मल इकट्ठा था। यहाँ से एक मक्खी उड़ी और उड़ करके आके कहाँ बैठ गई? रमेश की भोजन पर बैठ गई, है ना। अब यही भोजन ये खा भी लिए। अब सोचो, इसमें जो भी सूक्ष्म जीव रहे होंगे मल में, वो सारे के सारे कहाँ चले आए? रमेश के भोजन के माध्यम से। अब रमेश की बॉडी में आ गए। कल को पता चला कि पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मड़ोर हो रहा है, कह रहे आई माँ क्या करी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम इन बीमारियों से बचने का एक प्रयास करेंगे। और प्रयास हमारे लिए क्या है? इन सूक्ष्म जीवों और जानवरों के फैलाव से बचा जाए। इन सूक्ष्म जीवों और जानवरों के फैलाव से बचा जाए। हमारे घर में जो मक्खी हैं उनको मार भगाएं। हालांकि मक्खी मारना अब किसी के बस का आमतौर पे होता नहीं है ना। संभव ही नहीं है कि मक्खी मारना संभव हो। आप किसी चीज को मार लो, मक्खी मार, मैं 2-3 दिन प्रयास किया, मार ना पाया, ठीक। लेकिन ये खतरनाक है, ठीक। रमेश ही क्यों बोलते हैं सर? रमेश हमारे पात्र हैं और वो हर क्लास में रहते हैं। एक समझाने का तरीका है, रमेश और इनकी पत्नी, कौन कौन? रमेश और इनकी पत्नी, उनका नाम है संगीता। तो दोनों इस पूरी क्लास में आपको मिलते रहेंगे। मच्छर, तो अगर आपसे मैं कहूं कि जरा सोचो ऐसे जीवों और ऐसे कीट पतंगों जानवरों के नाम बताओ जो बीमारी फैलाते हो। क्या आपकी नजर में कोई 4-5 हैं ऐसे कि सच टाइप ऑफ द इंसेक्ट एंड एनिमल व्हिच कैरियर ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ द डिडीज? तो उनके नाम आपको बताने हैं, किन्हीं 5 जानवरों और किन्हीं 5 इंसेक्ट के नाम बताइए। तो अगला पॉइंट हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं। देखिए, कुछ कीट व जानवर कुछ कीट व जानवर सूक्ष्म जीवों के वाहक बनते हैं। सूक्ष्म जीवों के वाहक बनते हैं। सूक्ष्म जीवों के वाहक बनते हैं और इन्हें हम कहेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर कहेंगे। याद रखिएगा, आज के बाद से एक और आपको नाम मिल गया कि ऐसे सूक्ष्म जीव, यहां पर मैंने लिखा तो नहीं है, एनसीईआरटी ने बताया भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप वेक्टर के तौर पर मानेंगे कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो आदमी मच्छरों से भी खतरनाक है। हाँ है। तो मैंने जो सवाल किया उसका उत्तर बताइए कि क्या आप किन्हीं ऐसे 2-3 सूक्ष्म जीवों के नाम बता सकते हैं जो बीमारी फैलाते हों। तो जरा सोचो कि अपने आसपास, मैंने एक तो बता दिया, घरेलू मक्खी है। ये घरेलू मक्खी इतनी खतरनाक है कि ये कालरा नामक बीमारी फैलाती है। कालरा, इससे क्या होगा ना, जब कालरा होता है तो बहुत तेज दस्त होता है और दस्त के साथ साथ तेज बुखार आता है। अब सोच लो, इतनी खतरनाक बीमारी है ना। जब कभी हाउस फ्लाई का अटैक होता है तो सर यूपी वाले बीपीएस, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी कहीं दीजिए, भारत है। अब सबसे खतरनाक जो सूक्ष्म जीव है, मैं आपको बताऊं कि इंसान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मारा है तो ये ऊपर के महोदय हैं, आप जो दिख रहे हैं ना, ये भाई साहब नोट निकाल के, इनका नाम है मच्छर महोदय। तो मच्छर महोदय ने इंसान को सबसे ज्यादा मारा है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि इंसान को मारने में सबसे ज्यादा जो दृष्टिकोण है वो मच्छरों का है, और नंबर 2 पर इंसानों की मृत्यु का दूसरा जो दृष्टिकोण आता है वो मनुष्यों का आता है। यानी मनुष्यों ने मनुष्यों को बड़ा मारा है। दुर्भाग्य है कि हम मच्छरों से डरते नहीं हैं। हमारे डरने के रीजन कहाँ है? हम बाघ से डरते हैं, शेर से डरते हैं और सांपों से डरते हैं। लेकिन संयोग है, ये बाघ, शेर और सांप हमसे बेहद दूरी बना के रखते हैं, और जिनसे हम नहीं डरते और जो हमारी मृत्यु के सबसे बड़े कारक बनते हैं, उनको तो हम यूं ही मसल देते हैं। कहते हैं कि आओ मेरे कान पर भिनभिनाओ तो सही, ऐसा रैकेट मारेंगे खींच करके, तुम यहीं मर जाओगे। लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरे डैने में इतने खतरनाक खतरनाक प्लाज्मोडियम और वायरस लेके चल रहा हूं ना बेटा, कि जिस दिन मन मौका मिला सो तुम गए। ऐसा डंस करूंगा कि पूरा का पूरा शरीर अलग अलग बीमारियों से तड़प उठेगा। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, नाम है डेंगू, है ना। अब सोचो
सर फीमेल ही क्यों काटती है? फीमेल काटती है, मेल काटने की क्षमता नहीं रखते हैं, है ना। तो फीमेल मॉस्किटो ही काटने की क्षमता रखती है, क्योंकि उनके जो डैने होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। मेल के डैनों में पंख वगैरह होते हैं, इसलिए वो अपना डैने उतना अंदर डाल नहीं पाते। ठीक है। अब सोचो डेंगू हो गया, हमें भी अभी 1 महीना पहले सर डेंगू हो गया था इनके काटने से, मुझे 1 महीना पहले पटना में डेंगू हो गया था। अब सोचो कि ये डेंगू कितना खतरनाक है, हमारे शरीर में हमारा जो प्लेटलेट्स का स्तर है उसे गिरा देता है, और हम मान के चलो मनुष्य मर जाते हैं। अब जबकि ये इतनी पास है हमारे, तो जो बेहद पास हैं वही तो खतरनाक होते हैं। आपको जिंदगी के यही तो तवज्जो दिखाते हैं कि जो बेहद पास हैं वही आपको परेशान करेंगे। दूर वाला क्या परेशान करता है? दूर वाला केवल भयादोहन करता है, परेशान नहीं करेगा। तो खैर देखते हैं, तीन तीन मच्छर हैं, है ना। एक तो एडीज है, कौन सा है? एडीज। तो एडीज मच्छर जब काटेगा तो एक बीमारी होती है, नाम सुना होगा, इसे फटाफट नोट कर लेना। तो एडल्ट होते हैं सारे के सारे, इनके बच्चे वे नहीं काटते भैया, है ना। और ज्यादातर फीमेल वे काटती हैं। कौन काटेंगी? फीमेल, है ना, मेल नहीं काट पाते ज्यादा। तो एडीज से बीमारी होती है डेंगू, क्या हो जाएगा? डेंगू। और एक और बीमारी होती है चिकनगुनिया, कौन सी बीमारी होगी? चिकनगुनिया। और एक और है जीका, क्या हो जाएगा? जीका। तो इन तीनों बीमारियों के नाम नोट कीजिएगा। जीका। एक है क्यूलेक्स, है ना, ये बेचारा बहुत दुनिया का सबसे गरीब गुरबा टाइप का मच्छर है। क्यूलेक्स के पास बिल्कुल पावर नहीं है, देखिए एकदम बिल्कुल मान के चलो कि कुपोषण का शिकार हो चुका है, लेकिन ये है बड़ा बदमाश। ये बीमारी ऐसी फैला देता जो जीवन भर रहती है। आपने नाम सुना होगा हाथी पांव का, है ना, हाथी पांव का नाम सुना होगा, या अंग्रेजी में बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलेंगे? फाइलेरिया बोलते हैं भाई साहब। फाइलेरिया पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में कहीं हो जाए तो ऐसी सूजन होती है कि जीवन भर ये हमारा जो लिम्फ नोड है, जो हमारी लिम्फ होती है या जो हमारी लसिका है, इसको ये इतनी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं कि लगभग जीवन भर फाइलेरिया बनी होती है ना। तीसरा, ये एक नाम है, इनका नाम है एनाफिलीज। ये भी अपने आप में बहुत टक्करदार मच्छर है। आपने बीमारी का नाम सुना होगा कि मादा वाली जब काटती है ना तो उसका नाम होता है मलेरिया। जब मलेरिया काटेगी तो क्या हो जाएगा? एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम, किसका? तो ये मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहन करते हैं। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का, ये क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ है। अब सोचो कि ये सारे के सारे वेक्टर हैं। क्या है? वेक्टर हैं। आपको बताऊं मैं कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ये अकेला परिवार है ना भारत में। हाँ सर, यहाँ भी रिया है, हाँ बात तो सही है, कहीं मैंने पढ़ा रखा था फाइलेरिया। बट यहाँ की जो फाइलेरिया की रिया है वो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से है ना। खैर ये भी एक तरीके से प्रोटोजोआ से संबंधित मसला है। तो खैर जहाँ रिया होंगी वो प्रोटोजोआ से ही मामला जुड़ जाता है। तो खैर यहाँ पर समझना कि ये 3 मच्छर हैं भारत में। एडीज अकेला भाई है, और जो क्यूलेक्स और एनोफिलीज हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे के भाई हैं, है ना। और इस तरह से भारत में 3 ही प्रकार के मच्छर हमें प्रभावित करते हैं। सोच लो कि एनसीईआरटी कितनी शानदार बातें बताने के लिए बनाई गई है। ये बातें आप तब जानते कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते। क्लासरूम में इतना संयमित और इतनी शांत विचारधारा से पढ़ाना संभव नहीं होता, कारण कि वहां पर हमें एक टारगेट होता है। यहाँ भी टारगेट ऐसा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बचपना है तो उस बचपने को जीने का बड़ा शानदार तरीका होता है कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें और हम वो चश्मा लगाए रखें हमेशा, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी का चश्मा, और आपको समझाते रहें। उम्मीद है ठीक ठाक मामला। हाँ, बहुत से लोग उत्तर दे रहे हैं, जैसे चींटी से कौन सी बीमारी होती है? बीमारी तो कोई होती नहीं, नॉर्मली काट सकती है तो फार्मिक एसिड का प्रभाव होगा, है ना। कॉकरोच से भी कोई खास बीमारी नहीं फैलती है ना। हाँ, मच्छर ही मेन है, इनको दिमाग में रखिएगा, है ना। ठीक। हाथी पांव ठीक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होता। बहुत लंबी ट्रीटमेंट है तब भी चांस बने होते हैं। आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि मच्छरों का जीवन काल कैसे होता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मच्छर पहले अंडा देते हैं। क्या करेंगे? अंडा देंगे। अंडे से बनता है मच्छरों का लार्वा, है ना। एक मछली है, नाम सुना होगा आपने, गैम्बूसिया। कभी नाम सुना है? गैम्बूसिया मछली, है ना। गैम्बूसिया फिश होती है, और ये गैम्बूसिया फिश मच्छरों की काल है ना। ये मच्छरों के लिए काल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा खाती। क्या खाएगी? अगर यहाँ कहीं गैम्बूसिया फिश आ गई तो एक मच्छर के लार्वा इसका भोजन होता है। सुबह उठ के 50-60 लार्वा खा के आराम से जाओ, सो, फिर आओ, फिर लार्वा खाओ। और लार्वा के बाद क्या बनेगा? प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या बनेगा? मच्छर, है ना। तो याद रखिएगा, मच्छर का जीवन काल पहले अंडा,
और अंडे से क्या बनेगा? तो याद रखिएगा लार्वा। लार्वा से क्या बनेगा फिर बताना? प्यूपा। क्या बनेगा? प्यूपा। और प्यूपा से क्या बन जाएगा? मच्छर। और मच्छर फिर अंडा देंगे। तो ये इनकी कहानी है। इनके जीवन को कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि भाई ऐसी कहानी बनती है। हमें इन्हीं दोनों को खत्म करना होता है। किसको? खासकर लार्वा को। और लार्वा को अटैक करने के लिए हम पानी में कुछ पेट्रोल डाल देते हैं, है ना। क्यूलेक्स कहाँ पाया जाता है? जहां हम होंगे वहीं क्यूलेक्स होगा, है ना। इसी धरती पर क्यूलेक्स होते हैं। 2 दिन और 6 घंटे जिंदा रहते हैं मच्छर। देखो कितना अच्छा जानकारी दी है साजिया नाज ने कि मच्छरों को जो जीवन काल है कितना होता है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन साजिया ने बताया, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। मधुमक्खी से कौन सी बीमारी होती है? कोई बीमारी नहीं होती मधुमक्खी से। चलिए, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और मच्छर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक आपके लिए लिस्ट है, और ये लिस्ट इसलिए है कि हम कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी बीमारी किस वजह से होती है। आप भी अपनी कॉपी में सेम ऐसी ही लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर जब कटते हैं तब कैसे पहचाने? क्यों पहचानना? पढ़ाई कर लो, काम खत्म हो जाएगा। बीमारी होती है तो अपने आप जांच में पता चल जाता है कौन सी बीमारी है ना। ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान देना। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी है। कैसे फैलती है? हवा से फैलती है। एक है मीजल्स। मीजल्स किससे है? ये वायरस से है। ये किससे फैलता है? हवा से। एक है चिकन पॉक्स। किससे फैलता है? वायरस से। और क्या है? हवा से फैलेगा। और एक है पोलियो। पोलियो क्या है? वायरस से फैल। अभी ध्यान देना, इससे जब हम अगली क्लास में बढ़ेंगे तो इनका विस्तृत रूप भी है कि पोलियो में क्या होता है, कैसे होता है। अभी यहाँ पर केवल लिस्ट दी गई है आपको ये याद करने के लिए कि इन इन बीमारियों के बारे में पढ़ें और समझें, और इनकी रीजन पढ़ें कि कौन सी वायरस से और कौन सी बैक्टीरिया से और कौन सी प्रोटोजोआ से। इतनी बातें अपने मन में रखें। लिखा है अगला कॉलरा। कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होगा, और गंदे भोजन और फूड पानी पीने से। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से। क्या? गंदा पानी पीने से। अगला है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए किससे फैलेगा? वायरस की रीजन है, और खराब पानी से। इसके बाद है मलेरिया, और किससे फैलेगा? प्रोटोजोआ। कहाँ से? मच्छर। क्या फैलाएंगे? मच्छर फैलाएंगे। यहाँ पर बातें कही गई हैं कैसे बचाव। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर किसी व्यक्ति को मान के चलो वायरस ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, तो उसे क्या किया जाए? आइसोलेट किया जाए, अलग कर दिया जाए। एंड कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज अदर। वैक्सीनेशन गिवन एट द सुटेबल एज। यानी वायरस से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन दिए जा सकते हैं। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। अगर आपको कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस की स्थिति है, खास करके टाइफाइड और कॉलरा में, तो व्यक्तिगत साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है। खान पान बेहतर होना चाहिए। हेपेटाइटिस में ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि गर्म पानी पिएं, और वैक्सीनेशन का सहारा लें। यूज द मॉस्किटो नेट। अगर मलेरिया है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। क्या करें? मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आसपास के मच्छरों को मार डालें, है ना। मारने के लिए कई तरीके होते हैं। सर ये हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में करने के क्या ही मतलब है। ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में लिखा जाएगा, मलेरिया को मलेरिया हिंदी में लिखा जाएगा, है ना। चिकन पॉक्स को चिकन पॉक्स हिंदी में लिखा जाएगा। पोलियो को पोलियो हिंदी में लिखा जाएगा। बैक्टीरिया भी हिंदी में होता है। एयर मतलब हवा होती है। तो इतनी हिंदी जानने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें अंग्रेजी में ही नोट करें। कुछ अंग्रेजी जानिए, कुछ ही हिंदी जानिए, है ना। और हिंदी अंग्रेजी के मसले में मैं ना पढ़ने वाला, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, इसको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, या आपकी किताब में भी है, ये किताब से उठा के नोट कीजिएगा और इसे याद करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है वो है डिजीज कैजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। यानी कि नजर यह है कि जानवरों में जो सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी फैलाते हैं उन पर एक नजर डाला जाए। ध्यान देना, एनसीईआरटी कह रही है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, not only cause disease in human but also plant and also other animal। यानी कि जो अन्य पेड़ पौधे हैं, अन्य जीव हैं, उनमें भी बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी है, इसको ध्यान देना, बार बार सवाल आता रहता है, एंथ्रेक्स। क्या है सर? इससे हम लोग तब तो डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, डॉक्टर बन ही जाओगे। आधे डॉक्टर यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो आधे डॉक्टर होते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि उनको इतना विज्ञान पता है कि वो हर चीज को समझें, और ऐसा ही तो नौकर चाहिए ना यूपीएससी को।
हम ऐसा एसडीएम डीएम नहीं चाहते कि जो बिल्कुल पगलेट टाइप का कुछ जानता ही ना हो, है ना। उसे हम साइंटिफिक अप्रोच का ज्ञान देंगे ना, उसका जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच का नजरिया होना चाहिए, और इसीलिए इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मॉस्किटो मारने की कोई उपाय नहीं बताएंगे, आसपास ढूंढिए और उपाय सर्च करिए। देखिएगा एग्जाम्पल के एंथ्रेक्स का, इज ए डेंजरस एंड ह्यूमन एंड कैटल, यानी कि पशुओं के लिए और खास करके गायों के लिए और मानव के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है, जो कि बैक्टीरियम से होता है। एक और है, आपने मुंहपका और खुरपका के बारे में सुना होगा, एक बीमारी होती है मुंहपका और खुरपका, जिसे बोलते हैं फूट एंड माउथ डिडीज, है ना। ये पशुओं में होता है, ऐसे ही सड़ जाएगा मुंह, है ना। और इतनी खतरनाक बीमारी होगी कि पशु को बचाना बड़ा मुश्किल होता है ना। डिडीज ऑफ द कैटल केस्ड बाय द वायरस, किससे होता है मुंहपका और खुरपका? वायरस के प्रभाव से होता है ना। इसके अलावा ध्यान देना, रॉबर्ट कोच एक बड़ा शानदार नाम है रॉबर्ट कोच का। 1876 में इन्होंने खोजा था बैक्टीरियम, और खास करके उसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स बीमारी है। इसका रीजन इन्होंने बताया कि कब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बैक्टीरिया है जिसे बैसिलस एंथ्रेसिस कहा जाता है, और बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से एंथ्रेक्स डिजीज होती है। ध्यान देना, एंथ्रेक्स को जैविकीय हथियार या बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सी बीमारी बायोलॉजिकल वेपन या जैविकीय हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो याद रखिएगा कि याद नहीं हो जाता है कुछ, नहीं याद तो करना पड़ेगा ना, इसमें मैं कोई क्या ही मदद करूंगा आपकी। तो लिखा है कई सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्यों और पौधों में बल्कि अन्य जानवरों में भी बीमारी का कारण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है, जो कि किससे हो रहा है? जीवाणु से। और जीवाणु का क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे है कि मवेशियों में खुरपका बीमारी होती है और मुंहपका बीमारी होती है, और दोनों किससे होते हैं? विषाणु या वायरस से होते हैं। और रॉबर्ट कोच ने 1876 में उस जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए कारण बनता है। लिखिएगा, एंथ्रेक्स को जैविकीय हथियार के तौर पर, क्या आगे पॉइंट दीजिएगा, एंथ्रेक्स को जैविकीय हथियार के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है, या इसे हम जैविकीय हथियार वाली बीमारी कहते हैं, बायोलॉजिकल वेपन टाइप ऑफ द डिजीज के तौर पर जाना जाता है। सर प्लीज अपने हिसाब से पढ़ाएं, अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपके हिसाब से तो नहीं पढ़ाने सना खान, है ना। अभी पीट पीप देखो, सारा कुछ लिख के नहीं पढ़ा सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि 7-8 महीने में जाके खत्म होगी। बस ये जहां हमें समझाने की बात होगी वहां मैं खड़ा हूं, इसमें बस पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। दूसरी बड़ी बात, किताब पढ़ करके आइए, जो एनसीईआरटी किताब है ना उसको पढ़ के आइए। जब दोनों बातें होंगी तो आप पॉइंट, अब यहाँ पे देखो एग्जाम के लिए क्या तैयार करना है, यही दिमाग में रखिए कि एंथ्रेक्स कहाँ सुना था आपने। आपसे सवाल आएगा एंथ्रेक्स रोग होता है, उत्तर होगा, विकल्प होगा जानवरों में, मवेशियों में, मनुष्यों में, केवल मनुष्यों में, केवल मवेशियों में। तो क्या जवाब दोगे? मवेशियों और मनुष्यों दोनों में। दूसरा सवाल आएगा, मुंहपका और खुरपका बीमारी का कारण है, लिखा रहेगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। तो क्या लगाओगे? उत्तर होगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। आगे पूछेंगे रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या खोजा गया, तो विकल्प होगा एंथ्रेक्स, विकल्प होगा ट्यूबरकुलोसिस, विकल्प होगा मलेरिया, विकल्प होगा फाइलेरिया। तो क्या बताओगे? तो जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? एंथ्रेक्स के बारे में बताया। तो अब देखो यहां से 3 सवाल बन गए। पहला सवाल क्या बना? एंथ्रेक्स का बना। दूसरा सवाल क्या बना? मुंहपका और खुरपका का बन गया। और तीसरा सवाल क्या बना? रॉबर्ट कोच के बारे में सवाल आ गया। तो यही हमें समझना है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो ये होगा, और सवाल करने का जो तरीका है वो इस तरह से होगा। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो टू द पॉइंट यही नोट कर रहे होंगे, बहुत से छात्र बाद में एनसी जब पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो वहां से नोट करेंगे, है ना। तो 2 अलग अलग धारणा के छात्र हमें मिलेंगे। हम आपको इस स्तर पर बता रहे हैं कि आपका एग्जाम और खासकर समझने का जो तरीका है और एनसीईआरटी से बातचीत करने का जो तरीका है उसे आप समझें, उसे आप जानें, है ना। आगे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। इतना इजी भी नहीं पूछेगा, हाँ हाँ, आपको जहर पिला देगा ना वो। आपको इजी कैसे लगा? ठीक है, तो याद रखना एक बात कि एंथ्रेक्स बीमारी न केवल मवेशियों के लिए है बल्कि किसके लिए है? इंसानों के लिए भी है ना। बायोलॉजिकल वेपन भी एक प्रश्न बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्या नहीं बनेगा, हमने जो बताया वो बनेगा। आप ध्यान देना।
लिखा है डिडीज कैजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये न केवल मनुष्यों को परेशान कर रहे हैं, ध्यान देना, सूक्ष्म जीव न केवल ह्यूमन को परेशान कर रहे हैं बल्कि ये एनिमल को भी परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये अब प्लांट को भी परेशान कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 बीमारियां दी गई हैं। आपको बताऊं मैं कि जो स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम यही से सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर, क्या बोलेंगे? तो लिखा है यहाँ पर, मैं फिर से, शायद आपको दिख ना रहा हो, इसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। क्या बोलेंगे? सिट्रस कैंकर। और जो सिट्रस कैंकर होता है ये फैलता है बैक्टीरिया की, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। इन्हीं 3 को याद रखिए बस, और बाकी बाद में याद रखिए। और क्या होगा? तो ये होता है नींबू में। किस में हो जाता है? सिट्रस कैंकर हवा के द्वारा फैलता है और इससे नींबू बहुत प्रभावित होते हैं सिट्रस कैंकर से। इसके अलावा है रस्ट ऑफ व्हीट। क्या है? रस्ट ऑफ व्हीट। अगली बीमारी है रस्ट ऑफ व्हीट। और व्हीट मतलब गेहूं का रस्ट रोग। क्या बोलेंगे? रस्ट ऑफ व्हीट या गेहूं का रस्ट रोग बोलेंगे। और ये फैलता है फंगी से, किससे? कवक से फैलता है। और इसमें क्या होगा कि गेहूं के जो दाने हैं वो काले क्या हो जाएंगे? गेहूं के जो दाने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। और रीजन क्या है इसका? यह है हवा, यानी कि हवा अगर खराब आ गई तो ये फैलाव कर देगी, है ना, या खराब बीज मिल गया है तो ये भी आपको रस्ट ऑफ व्हीट कर देगा। एक और है एलोवेन या मोजाइक ऑफ भिंडी, यानी कि एक बीमारी है भिंडी में जिसमें पीली पत्तियां हो जाती हैं, पीली नसें निकल आती हैं, और ये वायरस की वजह से होता है और ये किसी इंसेक्ट के काटने से फैलता है, यानी कि किसी कीट के कारण ये प्रभावित करता है। तो यहां पर लिखिएगा एलोवेन या मोजाइक ऑफ भिंडी, मोजाइक, भिंडी का मोजाइक रोग। तो ये 3 ही बीमारियां एनसीईआरटी ने बताया है आपको, 3 ही बीमारियां एनसीईआरटी ने बताया है। तो आपको अभी के तौर पर 3 बीमारियों को पढ़ लेना चाहिए, है ना। किसको किसको? सिट्रस कैंकर, कैंकर है, कैंसर नहीं है। सिट्रस कैंकर किस में होगा? नींबू में। रीजन क्या है? बैक्टीरिया। दूसरा रस्ट ऑफ गेहूं या रस्ट ऑफ व्हीट, किससे होगा? गेहूं के दाने काले होंगे। रीजन क्या है? कवक। और फैलता कैसे? हवा और बीज से। तीसरा है भिंडी का मोजाइक या एलोबेन, इसे हम क्या रीजन बताएंगे? वायरस। और क्यों फैलता है? तो वाहक है कीट। कौन है? कीट है। तो अब ये 3 कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ये प्लांट डिजीज है। बाकी और वाला, सर ये भिंडी वाला आज जाने, हाँ तो भिंडी वाला आज जाने तो अच्छी बात है कि भिंडी का मोजाइक रोग है, या इसे हम येलो बेन बोलते हैं, पीली नसें निकल आती हैं। और रीजन क्या है? यह है वायरस, इसकी वजह से बनता है। और किससे फैलता है? तो कीट की वजह से फैलते हैं। तो ये 3 जानना आपका अधिकार है। बाकी जब आप हमसे उस क्लास में मिलेंगे, कहाँ? जब आप तैयारी की क्लास से मिलेंगे तो हम आपको और सेवरल डिजीज के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, वो सारे पहला काम करेंगे एनसीईआरटी से दे देते हैं। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी की बीमारी का और बेहतर तरीके से कवर करना है, ठीक है ना। आइए बढ़ा जाए। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग का। किसका है? फूड पॉइजनिंग का। मसला आता है कि फूड पॉइजनिंग क्या है। एक दिन रमेश चले गए बारात में और खा लिए छोला। बारात में जब गए और लौटानी जब वापस हो रहे थे, गर्मी का महीना था, पता चला पेट में बहुत खतरनाक मरोड़ आई। देख रहे हैं ये पेट में क्या हो रही है? मरोड़ हो रही है। इसके बाद पता चला कि कमर दर्द है। और थोड़ी की देर बाद रमेश को बुखार आ गया, एकदम हल्ला मचा दिए। इसके बाद रमेश को उल्टी बौ बौ करना शुरू कर दिए। और थोड़ी ही देर बाद रमेश का मति भ्रम होना शुरू हो गया, है ना। यानी ये तमाम सिम्टम्स इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जो छोला खाया था उस छोले में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का पूरा पूरा भंडार था। वो छोला बहुत दिन का था, बस हलवाई ने क्या किया था, थोड़ा बहुत इधर उधर मेंटेन करके और उसमें मसाला मिर्च डाल के उसके स्वाद को बढ़ा दिया था। ऐसी हालात में डॉक्टर ने कहा कि रमेश तुम्हें हो गया है फूड पॉइजनिंग,
अगर समय रहते हमने आपको दवाई नहीं दी तो मान के चलना, सर फूड पॉइजनिंग एग्जाम्पल बूझो और पहलू का था ठीक है, जो भी हो, समय रहते अगर तुम्हें हम दवाई नहीं दिए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यानी आपको मैं बताऊं, बहुत साल पहले की मुझे घटना याद आती है। अ, उसका एक कोच था पाकिस्तान की टीम का, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाब बोलमर कैसे कोई था। वो खाने का बड़ा शौकीन व्यक्ति, और इतना खाया कि खा के मर गया। ठीक है रमेश्वर रेनबो बन गया बिल्कुल। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में दस्त होगा, बहुत तेजी से दस्त होगा, ऊपर से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, है ना, बार बार पतले दस्त आएंगे, पलटी होगी, मतलब हालत ही खराब हो जाएगी, और अंत में बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो अब फूड पॉइजनिंग को एक बार देख लिया जाए, क्लियर हो गया कि खराब भोजन खाना जिसमें ऑलरेडी हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे और जो शरीर में जाते ही तत्काल क्विक रिएक्शन करेंगे और हमारा का पूरा पाचन तंत्र का निरस्तीकरण कर देंगे, है ना। तो उसी की चर्चा करते हैं, आइए देखा जाए एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि फूड पॉइजनिंग कुड बी कैज्ड बाय ईटिंग फूड दैट हैज बीन द स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किया गया भोजन खाने से खाद्य विषाक्तता हो सकती है। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो भोजन में पहले से मौजूद थे और वो भोजन अगर हमने खा लिए तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस आर समटाइम प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड। ये वही सेम बात है कि विषाक्त पदार्थ कभी कभी हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है कि दीज कंटामिनेट द फूड एंड causing द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सोचो कि कितना खतरनाक है फूड पॉइजनिंग, डेथ तक जा रहा है ना। अभी पाकिस्तान वाले आए थे यहाँ भारत में, खूब बिरयानी खा खा के मोटा गए एकदम से, है ना अभी बता रहे हैं वहां ऑस्ट्रेलिया गए थे तो कोई उनका झोला नहीं उतार रहा था, खुद ही उतार रहे थे। एज अ रिजल्ट इट हैज द क्रिटिकल दैट द प्रिजर्व फूड टू कीप इट द फ्रॉम स्पॉइलिंग। लिखा है भोजन को प्रदूषित करते हैं जिससे गंभीर बीमारियां यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह महत्वपूर्ण है कि हम भोजन को सुरक्षित रखें ताकि भोजन खराब ना होने पाए। आपको याद होगा मैंने इस क्लास की शुरुआत में आपको ये समझाया था कि भोजन को सुरक्षित करने के तरीके क्या हो सकते हैं, और पहेली की मम्मी बता रही थी कि हमने अचार बनाया और अचार को सुरक्षित करने के लिए हमने कई तरीके निकाले कि हमने उसमें नमक डाला और हम उसमें तेल डाल दिए, है ना। आपके नोट्स बहुत लंबे हो गए हैं, हाँ आपका नोट्स बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, है ना भैया। चलिए ठीक है, लंबा नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी, कौन है ये भाई, ऐसा नाम लिखा है हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। निमोनिया कैसे होता है सर बता दीजिए। हाँ निमोनिया कैसे होता है उसको बताने का तरीका थोड़ा आगे है ना। सर आपके पढ़ाने के तरीके में चेंज क्यों, क्योंकि आपके समझने में चेंज आ गया ना, आपको पसंद नहीं था वो तरीका जो मैं पढ़ा रहा था, इसलिए ये तरीका पर्याप्त है। ये भी तरीका अच्छा है, इससे क्या होगा कि हम निश्चित समय पर आपको पाठ्यक्रम दे पाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि इससे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं कि आप समझ ना पाओ, है ना। और एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ा जाता है, जब कभी समझाने की बात आएगी या किसी चीज पे हमें और ज्यादा विस्तार से बताना होगा तो हम रुक करके बताएंगे भी, क्योंकि एनसीईआरटी बृहद है और उसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। विषाक्त पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ विष से युक्त हो, अर्थात जिसमें पॉइजन के गुण हो, जिसे खाने से हम या तो बीमार हो जाएं या तो हम असहज महसूस करें, या मान के चलो कि अब हम दैनिक जीवन को बेहतर ना कर पाए, है ना। इसे 60 कैसे करें बता दीजिए। इससे कोई 60 तरीका नहीं है, एक बार विस्तार से आपको पढ़ना होगा। बिना सर जी पीपीटी से नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, मिलना चाहिए, है ना। और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, बस सुनते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए। ज्ञान की बातें मत बताओ, जो ज्ञान की बातें मैं बता रहा हूँ उस ज्ञान की बात को अपने अंदर स्वीकार करो, ऐसे पढ़ो, इसके बारे में समझो और टेस्ट की तैयारी करो। जब सवाल आएगा तो समझ लेना कि कैसे लगेगा, है ना। ये जितने लोग यहाँ आके बताते हैं ना कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, जब टेस्ट होता है तो 2 ही नंबर पाते हैं ये। जब टेस्ट होगा तो आप 2 नंबर पाओगे, क्योंकि आप केवल जीवन में यही कर रहे होते हैं। एक दिन सफलता मिली तो बिल्कुल आइए, स्वागत रहेगा, और इसे लिख डाला करिए, है ना। अब ध्यान देना। तो सवाल है कि भोजन को सड़ने से बचाया जाए, भोजन में विषाक्तता ना होने दी जाए, और इस तरह से हमारे पास तरीके हैं फूड प्रिजर्वेशन के। किससे, फूड प्रिजर्वेशन के, यानी कि भोजन के संरक्षण के तरीके हैं। तो लिखिएगा भोजन का संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन।
हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में, भोजन का संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन। देखिएगा हेडिंग, भोजन का संरक्षण। आइए नजर डालते हैं कि भोजन का संरक्षण कैसे होगा या फूड प्रिजर्वेशन कैसे होगा। तो एक है केमिकल मेथड, भोजन में कुछ केमिकल डाल दिया जाए, और जब केमिकल डाल दिया जाए तो उससे हम भोजन को बचा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, देखो मुझे सुनो और सुन करके जो लिखा है उसे नोट करते चलो। कोई हमने तरीका नहीं बदला, मैं मजाक कर रहा था, तरीका वही सेम है, कोई बदलाव नहीं है। कैसे कोई तरीका बदल सकता है ना। आप वीरेंद्र सहवाग से कहते कि आप ठीक ठीक करके खेलो, कभी खेल पाएंगे? उनका काम ही है, रोहित शर्मा आएंगे तो फिर पहला मारेंगे पकड़ के अच्छे से, वो कभी भी टिक के नहीं खेल सकते। अगला कोई आएगा, राहुल द्रविड़ आएंगे तो वो बहुत धीरे धीरे खेलेंगे। वैसे मेरा तरीका मेरा व्यक्तिगत तरीका है, आप निश्चिंत रहें। बाकी यहाँ पर जो पीछे लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि आपको बहुत ही शिद्दत से और सावधानी पूर्वक मटेरियल मिलता रहे, है ना। बाकी मुझे सुनिए, जो मैं बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ किताब पढ़िए। ओके, शानदार तरीके से ऐसे ही चलते रहिए, ठीक। हाँ, हमारी आवाज विकास देवकीर्ति सर जैसी, हाँ कुछ कुछ मिलती है, लेकिन वो अलग मसला है, वो बहुत सुपीरियर टीचर है ना। और अभी मुझे लगता है कि उन तक पहुंचना हमें समय लग जाएगा, फिर भी आवाज तो हमें माता पिता ने दी है, वहां तक पहुंचने में समय नहीं लगा, ठीक है। नोट्स बना लेते हैं, हाँ बिल्कुल नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक। यहाँ तक पढ़िए। लिखा है साल्ट एंड एडिबल ऑयल, आपको पता है ना, नमक और सरसों का तेल मसाला बना के, भाई क्या है, मसाला बनाए और उसके बाद उसी में आम का अचार डालें और उसी में सरसों तेल और थोड़ा सा नमक मिला के रख दिए, निश्चिंत हो जाइए, अब अचार सड़ने वाला नहीं है, ठीक। आर कॉमन केमिकल यूज इन इनहिबिटेड द ग्रो ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ए पिकल, यानी अचार में तेल और मसाला और नमक का इस्तेमाल करना एक नॉर्मल रसायन है, जिससे हम अचार को क्या करते हैं, जिससे हम अचार को शानदार तरीके से बचा ले जाते हैं। एज ए रिजल्ट दे आर रिफर्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, यानी इसीलिए हम ये मान रहे हैं। पहला बात लिखिएगा, पहला पॉइंट कि लिखिए नमक व सरसों का तेल, पहला पॉइंट लिखिएगा, नमक व सरसों का तेल परिरक्षक के रूप में या प्रिजर्वेटिव के रूप में, नमक व सरसों का तेल परिरक्षक के रूप में उपयोगी होता है तथा अचार को संरक्षित करता है, तथा अचार को लंबे समय तक संरक्षित करता है, अचार को लंबे समय तक संरक्षित करता है ना। आपने कभी देखा होगा कि जब आप कभी गीले हाथ से घर का अचार निकालिए, घर वाले पीट देते हैं पकड़ के कि गीले हाथ से अचार मत निकालो। क्यों? क्योंकि गीला हाथ करोगे तो अचार में फफूंद आ जाएंगे। कई बार ऊपर का तेल निकाल के लोग खा लेते हैं घरवा में, ऊपर का तेल निकाल के, अचार बेटा ऐसे बैठा हुआ है, अब बैठा है, इंतजार का, तब तक उस पर सफेद सफेद फफूंद जम जाते हैं। जब सफेद सफेद फफूंद जम जाते हैं तो अब अचार फेंकना पड़ता है। कभी मत फेंका करिए। फिर आप क्या किया करिए, फिर आप उस पर प्रॉपर तरीके से तेल डाल दो, सारे फफूंद अपने आप मर जाएंगे, आप वो अचार खा सकते हैं, है ना। तो ये तरीके हैं, यानी कि भोजन को सुरक्षित करने का सबसे आम जो रसायन है वो क्या है, तो बिल्कुल नॉर्मल जो केमिकल है वो है नॉर्मली साल्ट और एडिबल ऑयल, यानी कि नमक और सरसों का तेल। ये एक ऐसा परिरक्षक है जिससे हम अचार को बहुत दिन तक, लंबे समय तक रख सकते हैं। एक और बड़ी बात है कि टू प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम अटैकिंग पिकल्स बी एड साल्ट एंड एसिड। और कौन कौन से एसिड हैं? उनका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट नाम है। एक और नाम है जिसका नाम है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड। क्या नाम है? सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। तो दो और रसायन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लिखिएगा सोडियम बेंजोएट, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। और दूसरा
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो खूब पूछे गए हैं एग्जाम में। लिखिएगा, ये भी परिरक्षक के रूप में काम आते हैं, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। अक्सर बाजार में आपको मिल जाएंगे, तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। लिखिएगा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को भी परिरक्षक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है, को भी परिरक्षक के रूप में उपयोग में लाया जाता है ना। तो इसे पॉइंट करिएगा। सर संग्रहालय में कौन सा होता है? यार भाई हम भोजन के बारे में पढ़ा रहे हैं ना कृष्णा गोपाल जी। संग्रहालय में हम फार्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मेल्डिहाइड होता है ना, तो फार्मेल्डिहाइड को हम कुछ जलीय विलयन के तौर पर बना लेते हैं और उसी में फिर हम फार्मेलिन बना करके संग्रहालय में जो एक तरीके से मरे हुए जानवर हैं उनको सुरक्षित कर लेते हैं। अचार में सिरका काहे डालते हैं? वो भी परिरक्षक का कार्य करता, आगे बता रहे हैं। दो बड़ी बातें दिमाग में रखिएगा। पहला हमने बताया नमक और तेल, और दूसरा क्या हुआ? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये बातें नोट कर लीजिएगा। और खासकर जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट है, ये अचार को सुरक्षित करते ही करते हैं। जैम और जेली आप जानते होंगे, जैम और जेली आता है ना, तो इसको भी लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, है ना। पीडीएफ खुद से बनाइए ना, न्यू बैच। हाँ हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तो एक बैच आज आया बीपीएससी का, इतनी भीड़ थी कि शानदार, है ना। इतनी भीड़ थी आज बीपीएससी में कि आधे जितने अंदर बैठे थे उतने बाहर खड़े थे। तो एक और अभी बोरिंग रोड पे आ रहा है 7 तारीख को। तो व्हिच ऑर्गेनिज्म केज फूड पॉइजनिंग? ऑल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज फूड पॉइजनिंग। ओके, सुमन का सवाल था। सभी तरह के सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर सकते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस हो या कोई और हो, है ना। तो एक बात मान के चलना कि इन सभी से हमें बचना है, और खास करके बैक्टीरिया और फंगस इसके राजा हैं। बैक्टीरिया और फंगस पनप पनप करके खाने को, भोजन को खराब करने की खूब व्यवस्था बनाते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए और क्या क्या तरीका है। तरीका यह है कि मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है, यानी सूखा नमक भी एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान देना, ड्राई साल्ट एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव है। लिखा है साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट आंवला, रॉ मैंगो और टर्मरिंड एंड फ्रूट। यहाँ पे लिखा है आंवला, कच्चे आम, इमली और अन्य फलों को और सब्जियों को बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। बस नमक लगा दीजिए, वो बच जाएंगे। आगे है यूज ऑफ द ऑयल एंड विनेगर, यानी कि तेल का और सिरके का इस्तेमाल करके हम भोजन को सड़ने से बचाते हैं। और एक और बड़ी बात कि शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार सीरा डाल देते हैं, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, ये रसगुल्ला बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर हम ऐसे चीनी डाल देंगे। एक बार रमेश से पूछा गया कि रमेश तुम्हें रसगुल्ला पसंद नहीं है? ये दुकान पे बैठते थे अपने पिताजी के रसगुल्ले की दुकान पे। तो एक दोस्त आया रसगुल्ला ले जाने के लिए, पूछा रमेश तुम्हें रसगुल्ला नहीं पसंद है? तो यार पसंद तो बहुत है, लेकिन पिताजी एकदम काउंट करके जाते हैं कि 14 रसगुल्ला है, आएंगे तो बिकेगा तो पैसा देना, नहीं तो रहेगा। कहीं करते क्या हो, कहीं बहुत मन करता है तो चूस के फिर रख देते हैं। ऐसे बहुत जब मन करता है रसगुल्ला खाने का तो एक उठाएंगे, ऐसे चूसेंगे और फिर रख देंगे। और दोस्तों आया था रसगुल्ला खरीदने, कहा कि क्या लेना है, कहीं कुछ नहीं लेना रमेश, बस तुमसे मिलने आए थे बस खाली। तो जो हम इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, डिब्बा बंद रसगुल्ले में देखा होगा पूरा सीरा भरा रहता है। तो एक तरीके से ध्यान देना कि वेजिटेबल, फ्रूट और फिश और मीट, इन सबको आप चीनी डाल के भी बचा सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और नमक और सरसों का तेल और सिरका और चीनी, ये ऐसे ऐसे हमारे पास रसायन हैं, केमिकल हैं, जिनका इस्तेमाल करके भोजन को बचाए जाने के तरीके निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तेल और सिरके का प्रयोग अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। फल और सब्जी, मछली और मीट को बचाने के लिए चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर रसगुल्ले से फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाता है?
अब रसगुल्ला भैया देखो, किसी चीज की एक लिमिट है ना। अब 19 साल पुराना रसगुल्ला खाओगे तो कहोगे कि इसमें सिरवा बचा नहीं पाया, सिरवा खुद ही सर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मत खाया करो। कई बार बारात रात में सब एकदम एकदम दलिद्र की वजह से जुट जाते हैं, कहेंगे भैया 14 रसगुल्ला खा लिए। जो 14 रसगुल्ला खा लोगे ना, एक तो कच्चा बना रहता है, बारात का सही बना रहता नहीं है, दूसरा सुरक्षित नहीं है, सर मांस नमकीन हो जाएगा ना। हाँ तो थोड़ा कम डालो। स्वाद से क्यों परेशान होते हो कि मेरा स्वाद नमकीन नहीं, बाद में उसको धो के निकाल दिया जाएगा ना। कई तरीके होते हैं। 2 दिन पुराना था उससे हो गया था। शराब जितनी पुरानी उतनी अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है, और कोई तरीका तो पता नहीं है ना। चलिए, 2 दिन पुराना रसगुल्ला खा के बीमार हो गए थे, खराब बना रहा होगा, कच्चा था वो, है ना। और मत खाया करो। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सवाल है कि सबसे अच्छा और क्या तरीका है। अच्छा तरीका एक और है कि रमेश एक दिन दूध लाए और रात को रख के दिए, उसको गरमाए नहीं भैया, और सुबह जैसे चाय बनाने के चक्कर किए, तत्काल दूध फट गया। अब चिंता में आगे काहे किया जाए। तो किसी ने कहा कि रमेश रात को दूध गरमा लिया करो, और सुबह जब गरम गरम दूध सुबह जब दोबारा उबालोगे तो ये फटेगा नहीं। कहा क्यों? क्योंकि गर्मी देने से सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, और जब गर्मी देने से सूक्ष्म जीव मर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में सुबह जब तुम गरमाओगे दूध तो तुम्हारा दूध फटेगा नहीं, यानी कि लैक्टोबैसिलस जन्म नहीं ले पाएगा। क्योंकि रात भर दूधवा ठंडा रखोगे तो लैक्टोबैसिलस अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, और जब अपने आप एक्टिव हो जाएंगे तो दही बन जाएगा, और आपको पीनी है चाय। तो कहीं क्या करें? कहीं देखो रमेश, एक तरीका है। कहीं कैसा तरीका? दूध को गर्म करो और ठंडा कर लो, रखो, काम बन जाएगा। तो दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना और गर्म करके अचानक ठंडा कर देना, इसे कहते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। एक बड़े शानदार व्यक्ति थे, नाम था लुई पास्चर, और लुई पास्चर ने दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रियाओं को बताया। आइए उनके बारे में समझते हैं। लिखिएगा हेडिंग, दूध का पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। लिखिएगा दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। दूध का पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। आइए नजर डालते हैं और जानते हैं। एक है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एक पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम लो टेम्परेचर पर, और कितना, 63 अंश सेल्सियस तापमान पर कितने मिनट तक, 30 मिनट तक गर्म करना, और इसके बाद इसे ठंडा कर देना। ऐसा करने से दूध के अंदर सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और आप दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि दूसरा तरीका यह है कि आप 72 अंश, कितना, 72 अंश सेल्सियस तापमान पर 15 से लेकर के 30 सेकंड तक गर्म करिए और इसे तत्काल ठंडा करिए। क्या करिए? तत्काल ठंडा कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है जिसे हम दूध को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तीसरा भी एक तरीका है, इसे बोलते हैं यूएचटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। 130 और 135 पर बस खाली 1 सेकंड गर्म करना है और तत्काल ठंडा कर देना है। 130 से 135 अंश सेल्सियस तापमान पर कितना, 1 सेकंड तक गर्म करना है और फिर तेजी से ठंडा कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो दूध के जो पोषक तत्व हैं वो खराब भी नहीं होंगे और इसमें सूक्ष्म जीव पनप भी नहीं पाएंगे। तो 3 तरीके याद रखिएगा। पहला तरीका लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि LTLT। कौन सा तरीका? देखो कुछ बातें मैं जानबूझ के ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हम चश्मा लगाए हैं यूपीएससी का। पहला तरीका क्या है? LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, और उसके बाद इसे ठंडा कर देना है। HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 30 सेकंड गर्म करना है, तत्काल ठंडा कर देना है। UHT यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, 130 से 135 तक गर्म करना है, 1 सेकंड गर्म करना है, फिर तेजी से ठंडा कर देना है। ध्यान देना, किल्स एंड रिमूव ऑल पैथोजन, 100% आप इसे हटा सकते हैं। दूसरा है किल्स मोस्ट नॉन पैथोजन, जितने भी नॉन पैथोजन हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से आप मान के चलो कि घी डालकर अचार को बचाया जा सकता है। हाँ बचाया जा सकता है, लेकिन काहे डालोगे? इतना महंगा घी डाल के अचार बचाने की कोशिश करोगे? 2 रुपए का अचार बचाने के लिए 100 रुपए घी डालोगे? ऐसा तो कोई ना है। सर सुधा दूध खराब क्यों नहीं होता? अब पता नहीं भाई,
इसीलिए नहीं खराब होता ना, क्योंकि वो पास्चराइज्ड होता है। ध्यान देना, जितने भी पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं आप इनको बिना गर्म किए भी पी सकते हो, है ना, बिना गर्म किए पी सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अमूल दूध क्यों नहीं फटता है? क्योंकि वो पास्चराइज होता है, क्योंकि वो पास्चराइज होता है। सर ठंडा कैसे करें? अब पता नहीं कैसे करो। तो खैर, आज की जो पूरी कहानी थी और आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। मैंने ये टॉपिक पूरी तरह से संपन्न कर दिया है। कल हम आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक की तरफ रुख करेंगे। ये जो नया टॉपिक होगा कल का, उसे आपकी किताब में नहीं रखा गया है, हाँ, उसे भी तत्काल ठंडा करता है ना। जो अगला टॉपिक है वो है हम बीमार क्यों होते हैं, और संयोग की बात है कि नई एनसीईआरटी में वो टॉपिक नहीं है, तो आप पढ़ के नहीं आइएगा, हम पढ़ के आएंगे, है ना। तो हम आपको कल उस नए टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। मुस्कुराइए और खूब खुश रहिए, मेहनत से काम करते रहिए, है ना। उम्मीद है कि अब आपको हमारी जो रिदम है वो पकड़ में आ गई होगी। धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों को मैं समझाना शुरू कर दिया हूँ। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तीसरी चौथी बड़ी बात कि आप निश्चिंत रहिए, अगर हम पीपीटी आदि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और चौथी बड़ी बात कि आप जरूर टॉपिक पढ़ के आएँ जो आपकी किताब में है, जो नहीं है वो मैं बताऊंगा, खड़ा हूँ यहाँ पर, है ना। तो हम पर भरोसा रखें। जब तक आप हम पर भरोसा नहीं रखेंगे, हमारे साथ निष्ठा नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप विनम्रता के भाव में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो भरोसा रखिए, विनम्र भाव रखिए, और दूसरी बड़ी बात, छात्र बन करके पढ़िए। उम्मीद है आप ऐसा कर रहे हैं। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण तरीका यही है कि नोट्स बनाइए, है ना। सर खाने के साथ दूध पी सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर कौन सा चैप्टर पढ़ के आए? कल का चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, इसी के बाद एक अगला चैप्टर है, हम बीमार क्यों होते हैं, तो कल हम बताएंगे। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।